नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज ज्ञानवापी में ये मामला अदालत में गया, ताजमहल का एक मामला अदालत में गया, मथुरा के मंदिर का मामला अदालत में गया और अदालत ने अलग अलग निर्णय सुनाए। लेकिन ये तो 3 अदालत में गए हुए मामले हैं। इसके अलावा अब जगह जगह जा करके, जैसे कि कुतुब मीनार में धरना प्रदर्शन या और जगहों पर धरना प्रदर्शन या और सब कही गई बातें कि ये फलाना हिंदू धार्मिक स्थल है, ढिमकाना हिंदू धार्मिक स्थल है। तो जो बड़ी बात है वो है, जो फैक्चुअल पोजीशन है और लीगल पोजीशन है उसको तो आप 1 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, वो अदालतें तय करेंगी, लंबी प्रक्रिया। वो है राजनीतिक मंशा। तो मंदिर, मस्जिद, महल, मीनार के पीछे क्या है मंशा इन मुद्दों को उठाने की। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि आज अदालत में हुआ क्या। तो ज्ञानवापी में सर्वे का रास्ता अब साफ हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी का सवाल है। वाराणसी की कोर्ट का फैसला, मुस्लिम पक्ष की सर्वे कमिश्नर को हटाने की मांग खारिज हो गई। कोर्ट ने 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए। मस्जिद के भीतर का भी पूरा सर्वे और वीडियोग्राफी होने की बात कही गई है। वाराणसी के डीएम जो हैं वो ये सर्वे पर निगरानी रखेंगे। सर्वे में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई होगी। 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी। तो ये हुआ आज ज्ञानवापी वाले मामले में। अब आइए आपको एक दूसरा बताते हैं प्रकरण जो कि आगरा से संबंधित है। लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताजमहल को लेकर के एक शख्स जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने बोला कि 22 कमरे खोलने की मांग है हमारी। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको फटकार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ताजमहल के सर्वे की याचिका हम अब इसको खारिज कर रहे हैं और याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए यह कहा कि हम ऐसी याचिका सुन नहीं सकते। पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। ताजमहल किसने बनवाया रिसर्च करें, पहले यूनिवर्सिटी जाएं, पीएचडी करें, तब हमारे पास आना। कल आप कहेंगे कि आपको जजों के चेंबर में जाना है, उसके ताले खुलवाइए। तो क्या हम आपको चेंबर दिखाएंगे? इतिहास क्या आपके मुताबिक से पढ़ाया जाएगा? यह तो हो गया एक मामला जिसमें अदालत ने फटकार लगाई और वो मामला खारिज कर दिया। एक तीसरा मामला है कृष्ण जन्मभूमि का। विवाद में आज क्या हुआ? श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश है मथुरा की अदालत को कि 4 महीने में सभी अर्जियों के निपटारे के लिए उन्होंने आदेश दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरे पक्षकारों के शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की मांग थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर यह मस्जिद बनवाई थी। अब आपको एक छोटी सी चीज और बताते हैं। देखिए, अयोध्या में जो जजमेंट आया या अयोध्या का जो प्रकरण था वो तो एक बात है, लेकिन मंशा क्या हो सकती है? आप एक कल्पना के देखिए, ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज तो है नहीं कि हम बस जानना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप करवाइए, कहीं भी सर्वे कराइए, कुछ भी कराइए। लेकिन अगर फिर उस पर राजनीतिक बात होने लगेगी कि देखो यहां मंदिर था, अब ये मस्जिद हटाओ, हमें मंदिर चाहिए, ये चीज अभी फिलहाल के कानून के हिसाब से नहीं हो सकती। और वो कैसे नहीं हो सकती, आइए आपको वो बताते हैं। आप करते रहिए बातचीत राजनीतिक रूप से, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता। एक कानून से क्या यह कमजोर पड़ सकता है केस? सन 91 में संसद ने उपासना स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मंजूरी दी थी। यह कानून कहता है कि आजादी के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उस रूप में ही रहेगा, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह कानून इस मामले में लागू नहीं होता। यह बात हो रही है कौन से? ज्ञानवापी वाले केस में, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है, उसके हिस्से आज भी मौजूद हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, तो रिलीजियस स्ट्रक्चर जो नीचे था वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो भी उतना ही मायने है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये भी मायने रखता है, ये हिंदू पक्ष का कहना है।
सन 91 के इस कानून में अयोध्या विवाद को छूट दी गई। वो इसलिए दी गई क्योंकि अयोध्या विवाद आजादी से पहले से चला आ रहा था। और जब अयोध्या का जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने यह कहा कि यह फर्ज और बुनियादी शासन सिद्धांत है। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के कानून के मकसद को रेखांकित किया है। लोग कानून अपने हाथ में लेकर ऐतिहासिक गलतियों को नहीं सुधार सकते, ऐसा कहा है। पूजा स्थल कानून एक विधायी हस्तक्षेप है जो पीछे की ओर ना लौटने को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में एक जरूरी विशेषता के रूप में बचाए रखता है। बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था, तब ये सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली। आइए कू ऐप पर कुछ सवाल हैं, आपको वो भी जल्दी से बता दें कि कू ऐप पर हमारे दर्शक क्या कहते हैं। दीक्षा का कहना है कि क्या हम हिंदू धर्म के अलावा बाकी धर्मों के प्रति सम्मान खो रहे हैं। सुभाष शर्मा लिखते हैं कि मंशा स्पष्ट है, एक विविधतापूर्ण संस्कृति और इतिहास को छिन्न भिन्न कर एक विशेष तरह की मानसिकता विकसित की जाए जिससे एकाधिकार बना रहे। तो ये बात कही गई है, जो कू ऐप पर हमारे दर्शक हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। आइए अब आपको एक बड़ा ही एक रोचक बहस हुई हमारे चैनल पर, और वो आपको अब सुनाते हैं। ज्ञानवापी मसले में जो दोनों वकील थे, दोनों पक्ष के वकील थे, हिंदू की साइड से भी और मुस्लिम साइड से भी, वो अदालत में तो लड़े, एनडीटीवी इंडिया पर आकर के भी लड़े और अपना अपना उन्होंने पक्ष अपनी तरह से मजबूती से रखने का प्रयास किया। अभय नाथ यादव और मदन मोहन यादव, अभय जी जो हैं वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील थे और मदन मोहन यादव हिंदू पक्ष की तरफ से, उनके साथ ये गर्मा गर्म बहस आपको अब सुनाते हैं। ये आज माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में ये सांस्कृतिक न्याय की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हिंदू पक्ष लड़ रहा है, उसका प्रथम चरण आरंभ हो गया है। वो अंजाम तक अवश्य पहुंचेगा। ये तकनीकी कारण लटकाव भटकाव अटकाव की मुस्लिम पक्ष की नीति रही है। आदरणीय वकील साहब इस विषय पर तो दक्ष हैं और ये उनकी दक्षता के नाते ही ये कार्रवाई अवरुद्ध हुई थी। शेष कार्रवाई आज सुनिश्चित कराएगी। माननीय न्यायालय के आदेश से 2 और भी अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये सुनिश्चित होगा अवश्य और इसमें हम लोग हर्षित हैं। हिंदू पक्ष बड़ा नहीं, लेकिन मदन मोहन जी उनका ये कहना है अभय नाथ जी का कि जब श्रृंगार गौरी, मां श्रृंगार गौरी के मंदिर की बात ये हो रही थी कि वो मस्जिद की बाहरी दीवार की वेस्टर्न साइड ऑफ द वॉल पर है, तो फिर ये सर्वे की बात कहां से है? अदालत ने फैसला ले लिया। मेरे ख्याल से उन्होंने, अभय नाथ जी ये भी तय कर रहे हैं कि वो किसी ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन आप इस बात पर कैसे जवाब देंगे? जी 8 अगस्त 2021 को जब ये पिटीशन दाखिल किया गया था, उस समय भगवती श्रृंगार गौरी का विग्रह बैरिकेटिंग के अंदर था। अभी जो परिवर्तन हुआ है, कॉरिडोर का, काशी विश्वनाथ धाम का विकास हुआ है, इस नाते वो बाहर हो गई हैं। परंतु दावा नंबर 9130 उसमें संपूर्ण रकबे का हमने आग्रह किया था और उसमें ज्ञानवापी मस्जिद, साथ में तहखाना, बैरिकेटिंग का अंदर का भाग, उसी से संबद्ध उस कथित मस्जिद के पार्श्व भाग में अवस्थित भगवती श्रृंगार गौरी, अदृश्य देवी देवताओं का उल्लेख हमने किया था। उन सभी के निमित्त हमने ये आग्रह किया। उसी पर माननीय न्यायालय ने कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को भी सुनिश्चित किया। अदालत की तरफ से ये ऑर्डर हो गया है, तो अब हमको 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा कि ये सर्वे का नतीजा क्या निकलेगा। अभय नाथ जी आप हमारे साथ हैं। अभय नाथ जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे? नहीं, पहले मेरी बात सुने। जो मदन जी ने जो अभी जवाब दिया, हाँ, कि मदन जी ने जो बात किया, पहले मदन जी से जानना चाहता हूं कि क्या वो, अगर वो प्लेंटिफ के वकील हैं तो उन्होंने अपने प्लेंट को पढ़ा है कि नहीं। ये इस प्लेंट की बात कीजिए जिसमें कमीशन जारी हुआ है। क्या उनकी प्लेंटिफ की केस में ये बात नहीं लिखी हुई है कि द प्लेस ऑफ श्रृंगार गौरी इज आई साइड टू द वेस्टर्न वॉल? फिर कोर्ट ने ये क्यों लिख दिया कि ये
श्रृंगार गौरी कहाँ स्थित है अथवा नहीं, इसकी स्थिति कमीशन कार्रवाई के बाद मामले के गुण दोष के आधार पर होगी। जबकि खुद प्लेंटिफ कह रहा है कि मां श्रृंगार गौरी का प्लेस आउटसाइड टू द मॉस्क है। शासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इट इज आउटसाइड ऑफ द मॉस्क। मैंने भी ये कहा है कि इट इज आउटसाइड द मॉस्क। जब ये आउटसाइड द मॉस्क तीनों लोग कह रहे हैं, फिर ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश क्यों पास कर दिया कि इस संबंध में मां श्रृंगार गौरी कहाँ स्थित है अथवा नहीं, इसकी स्थिति कमीशन कार्रवाई के बाद मामले के गुण दोष के आधार पर होगी। ये पूछिए जवाब उनसे, मदन मोहन जी से बताइए। मदन जी जी हेलो जी जी, आपको सुनाई दिया अभयनाथ जी ने क्या जी? बोला? हाँ, वो तकनीकी बातें बता रहे हैं, परंतु ये सुनिश्चित हो गया। हमने संपूर्ण रकबे की मांग की, जिसमें 9130 और उसमें अवस्थित है कथित मस्जिद, मां श्रृंगार गौरी, तहखाना, और उसका पूरा परिसर ही उसमें आता है। और ये तकनीकी बातें ही करा के इसको लटकाया भटकाया अटकाया जा रहा था। आज माननीय न्यायालय ने सुनिश्चित कर दिया कि ये कार्रवाई 17 मई तक सुनिश्चित हो जाए। 2 मिनट मुझे और कहने का मौका दे दिया जाए। इसलिए अब ये लगा रहता है, हर छोटी 2 मिनट मुझे और कहने का मौका रोका जा रहा था, अवरुद्ध किया जा रहा था। आज हम लोग बहुत हर्षित हैं। ठीक है, मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट से गुजारिश करूंगा कि जरा 2 मिनट और रुक जाएं, उसके बाद मैं आप पर आऊंगा। वकील साहब कुछ बात कहना चाहते हैं। आइए, स्वागत। मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा जी अभयनाथ जी। मैं 2 मिनट जी। देखिए, मदन मोहन जी एक एडवोकेट हैं, हम भी एडवोकेट हैं, लिहाजा उनको एक एडवोकेट के रूप में लॉ पॉइंट की बात करनी चाहिए। वो लॉ पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खुद राखी सिंह एंड अदर्स ने जो सूट फाइल किया है, मदन जी बैठे हुए हैं, वो भी उसमें काउंसिल हैं। उनके प्लेंट केस में ही ये लिखा हुआ है, दीन मोहम्मद केस का हवाला दिया गया है। लेकिन दीन मोहम्मद के केस में क्या लोअर कोर्ट की फाइंडिंग आई थी उस जजमेंट में, यह इन्होंने अपने प्लेंट में नहीं लिखा है। इसलिए मैंने कोर्ट को कल स्पष्ट किया कि दीन मोहम्मद की केस में क्या होल्ड हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, वह निर्णय की कॉपी मैंने दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि दीन मोहम्मद के केस में 1937 में सिविल जज ने यह निर्णय दिया है कि मॉस्क, कोर्टयार्ड एंड अंडरनीथ लैंड, इट इज ए मॉस्क, इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी, इट इज एन अंडर। और जहां पर हनाफी मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं और उर्स करते हैं, जरा आप उनसे पूछिए कि जब उनकी केस में, खुद उनकी प्लेंट केस में दीन मोहम्मद की केस का हवाला है, तो दीन मोहम्मद की केस में लिखी हुई फाइंडिंग को उन्होंने अपने प्लेन में डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है, अब मैं मदन मोहन जी, अभयनाथ जी, आपने अपनी बात कह दी। मैं आपसे अब एक सवाल मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। हाई कोर्ट जाएंगे या नहीं? दीन मोहम्मद की केस की जब मैं दिया तो उसको कोर्ट ने कह रहा है कि कोर्ट कह रही है कि आप इसको अपने जजमेंट, अपने जवाबदेही में कर सकते हैं। दीन मोहम्मद की केस में जो फैसला हुआ है उसकी बाइंडिंग मेरे ऊपर भी है, मदन मोहन यादव के ऊपर भी है और सबके ऊपर है। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए अभयनाथ जी। विल यू अपील इन अ हायर कोर्ट? आगे जाएंगे या नहीं? अभी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे मैंने कांटेक्ट नहीं किया है। और हमारे साथ इस केस में अंजुमन इंतजाम मसाजिद के साथ मेरे 6 और ब्रदर कलीग्स हैं। इन लोगों का आपस में 4 ही दिन है आपके पास, 17 मई तक तो वो फाइंडिंग आ जाएगी सर्वे की। हाँ, इसका निर्णय मैं अभी लूंगा। आदेश पढ़ने के बाद में जो लीगल रेमेडी इसकी होगी वो मैं अवेल करूंगा। मदन जी, आपका जवाब। आपने सुना अभयनाथ जी ने जो बोला है? जी, मैंने सुना सब कुछ। वो कह रहे हैं लीगल पे बोलेंगे, ये लॉ पर बोलेंगे, लॉ पर बोलेंगे, इधर उधर नहीं, क्यों कानून की बात बोलेंगे, बोल दीजिए उनसे कानून की बात बोलने, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। मदन जी, कानून की बात नहीं, कानून की बात बोलिएगा, पूरा देश देख रहा है। हम लोग सियासी लोग नहीं है। जी, बोलिएगा जो ऑन रिकॉर्ड लॉ है। हाँ भाई, अभयनाथ जी और मदन मोहन जी, आप सियासी लोग नहीं हैं, आप लॉ ऑफिसर्स हैं, आप कानून की बात बोलिए। हाँ जी मदन जी। ये सम्मानित अधिवक्ता महोदय जो कुछ कह रहे हैं, ये सारी बातें न्यायालय के समक्ष रख चुके हैं। ऐसा कोई बिंदु इन्होंने नहीं छोड़ा है, बाल की खाल तक निकाली है। आज जब न्यायालय ने सुनिश्चित कर दिया कि सर्वे की कार्रवाई होगी, प्रशासन तय करेगा। अब वो तकनीकी मैंने कहा है ये सही है या गलत है, उसमें ये जो मैंने कहा अभी ये सही है कि गलत है, ये बताइए। मत कहिए जी, जो मैंने कहा ये सही है या गलत है, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा चैनल देख रहा है। केवल लॉ के भाषा में बोलिए, हम सियासी लोग नहीं है। आपने भी कह दिया और माननीय न्यायालय का जो निर्णय हुआ है, आप खुद अपने दावे को नहीं पढ़े हैं मदन मोहन जी।
मदन मोहन जी मैं आप पढ़ा अपने हूं। खुद प्लेन को नहीं पढ़े हैं, अपने प्लेन पूरी को खुद तरह पढ़ से पढ़ा हूं, लीजिए। याद रखिए। जो आर्डर कोर्ट माननीय का है वो श्रीमान जी, सर्वमान्य है, जो 25 या 20 आप याद होगा वो रखिए, आप जाएगा। अधिवक्ता लेकिन हैं, मदन मोहन कोई जी भी आप यू आर अधिवक्ता नॉट जो भी योरसेल्फ हैज petition गॉन की टू योर ओन कमजोरी प्लेन। अच्छाई को जानता है और वो सारी बातें उसमें नहीं पढ़े include हैं आप करता अपने है। दावे को, आप अच्छी मीडिया तरह के पढ़े सामने हैं। झूठ बोल रहे उन हैं। कमजोरियों को, उन अच्छाइयों को दावे में आप इंक्लूड देखिए, किया जाता है और ये लॉ की सुनियोजित बात ढंग से बोलिए। कई महीनों का अध्ययन हम करके लोग सारे तथ्य ये तर्क, चैनल हम लोगों को एक तब ये वकील के रूप petition में दाखिल बुलाया हुआ है। और ये कानून की तकनीकी बात बातें अब बोलिए। यहाँ पे कहने की कोई बात नहीं है, माननीय कानून न्यायालय की ने बात सुनिश्चित कर दिया है। अभी आपने बोला कि मैं इससे बहुत न्यायालय हर्षित ने हूँ। डिसाइड कर दिया, मूल बात पे आइए। कोर्ट के आर्डर से हर्षित या दुखी होने का सवाल नहीं है यहाँ पर। मैं भी जी। हिंदू हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान होना चाहिए, इसमें हर्ष व्यक्त करने या मिठाई बांटने की कोई बात नहीं है। अमन चैन कायम रखिए। ये दिसी एक कहानी खत्म करके आप बड़े हैं मुतमईन, भूल बैठे हैं कि आगे एक कहानी और है। चलिए, जी, मदन ये मदन सांस्कृतिक मोहन न्याय यादव की लड़ाई है, हम उसके पहले चरण में आगे बढ़ रहे जी, हैं। मदन मोहन यादव और अभयनाथ यादव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो धन्यवाद, ऐसा लग रहा था धन्यवाद, आप लोगों ने यही अदालत बना डाली, पर आप दोनों का बहुत बहुत तो आप- धन्यवाद अपनी आप बात अपने सामने रखने के लिए। करवाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपना पक्ष सामने रखने के लिए। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहां पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी।